हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस की ये चौथी क्लास है। बाकी की 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो तीनों क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ही आप चौथी क्लासेस, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और लाइन बाय लाइन हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो ये आज की चौथी क्लास है और आज के अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर, इक्वालिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अनुकूलन। आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसको आज हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जो आपको एकदम याद हो जाएगा ये टॉपिक, हम इतने अच्छे से इसको समझाएंगे, आपको एकदम फिर उठा के नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लिए। उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा और ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं। कहीं छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं छोटे तथा बड़े जंतु पाए जाते हैं। जंतुओं एवं पौधों में समानताएं एवं अंतर को निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो देखिए 5 बिंदु है जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं, जिसमें से पहला है जंतु एवं पौधों दोनों में गतिशीलता होती है। जो जंतु होते हैं और पौधे होते हैं दोनों गतिशील होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है भाई, जो जीव वृद्धि करेगा उसको भोजन की आवश्यकता होगी ही होगी, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है। देखिए मैंने कहा ना, जो दोनों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं, यानी कि उनमें वो भी सेंस करते हैं। अगर उन्हें टच किया जाता है तो उन्हें पता चलता है, या किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं और जंतु जीवधारी जो होते हैं वो भी सांस लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर का आगे हम अग्र आधारों पर विस्तृत विवरण दे रहे हैं। आगे देखिए, जो पहला है वो है गतिशीलता के आधार पर। हम चलते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, मेंढक कूदते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं, सांप रेंगते हैं। अर्थात जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें चलने वाले अंग होते हैं। परंतु पौधे भूमि में अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। उनके कुछ अंगों में गति होती है, पौधों में प्रचलन अंग नहीं होते हैं, अतः वे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। जंतु एवं पौधों दोनों में गति होती है, किंतु जंतु एक जगह से दूसरी जगह को चलते हैं, जबकि पौधे अपनी जगह से स्थिर रहते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। देखिए पौधे वृद्धि करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं, ठीक है, स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो वहीं पे रहकर, एक स्थान पे रहकर ही पूरी हो जाती हैं। उनका भोजन, उनका सांस लेना, सब कुछ उनका एक स्थान पे हो जाता है। इसलिए पौधे जो होते हैं वो गमन नहीं करते हैं एक स्थान से दूसरे, मगर जीव जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, चलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं भोजन के आधार पे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। देखिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, ये सब पूछ दिए जाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधों अथवा अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब क्या, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे उन्हें परपोषी कहते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में पर्णहरिम होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन लेकर भोजन यानी जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लेकर पौधे, उनकी जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूरज की रोशनी लेकर और जड़ों के द्वारा जल लेकर वह कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, यानी कि भोजन बनाती हैं अपना। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस
कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। अब पौधे भोजन बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन वो निकालते हैं जो हमारे काम आती है, ठीक है, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम होता है ना, ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती ही नहीं है। इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं क्योंकि ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। परजीवी की परिभाषा क्या होगी? जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल होता है, जूं होती है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वृद्धि के गुण के आधार पर अब हम देखेंगे, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है, परंतु जो जीव होते हैं उनकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित चक्र होता है जिसके बाद उनकी आयु समाप्त हो जाती है। सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। जिस प्रकार बीज बोने से वह अंकुरित होता है और बड़ा पौधा बन जाता है, उसी प्रकार मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है और चूजा बड़ा होकर मुर्गी का मुर्गी बन जाता है। इसी प्रकार एक नन्हा बच्चा वृद्धि करके किशोर, जवान और फिर बूढ़ा हो जाता है। जैसे जैसे पौधे में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसमें नई शाखाएं आती हैं, पत्तियां निकलने लगती हैं, बाद में उसमें फल फूल सब आते हैं। किंतु जंतुओं में पौधों की शाखाओं की तरह नए भाग नहीं बनते हैं, बल्कि विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि होती है। जो जंतु होते हैं उनमें अंगों का आकार बढ़ता है, कोई नया अंग नहीं निकलता है, जबकि पौधों में नई नई शाखाएं, पत्तियां, फूल ये सब आते रहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। अब देखते हैं अगला, संवेदनशीलता के आधार पर, ठीक है। व्यक्ति के शरीर में 5 तरह की इंद्रियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला कान, जीभ, नाक, आँख, त्वचा, ठीक है। ये सारी 5 इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम संवेदनशील रहते हैं किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति। इनकी सहायता से हम क्रमशः प्रकाश, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श आदि उद्दीपनों का ज्ञान कर पाते हैं, ठीक है। पौधों में इंद्रियां नहीं पाई जाती, फिर भी वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए, पेड़ पौधे को भी व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है। तो पेड़ एवं जंतु दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील दिखते हैं। जंतुओं में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है, जबकि पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। अगला देखते हैं, श्वसन प्रक्रिया के आधार पर। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। पौधों में श्वसन प्रक्रिया हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, जबकि जंतुओं में इस हेतु विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे गलफड़े, फेफड़े, ठीक है। जीव जंतुओं के जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है, ये सब जानते हैं। जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन गैस भोजन से ऊर्जा पैदा करती है। इस ऊर्जा से जीवधारी अपने समस्त कार्य करते हैं। देखिए, जीवधारियों में हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर में रक्त को ढोने या फिर और काफ़ी काम आती है ऑक्सीजन, ठीक है। जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया हेतु विशिष्ट अंग होते हैं। प्राय स्थल पर रहने वाले जंतुओं जैसे मनुष्य, पशुओं एवं पक्षियों में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, तथा जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली में गलफड़े होते हैं। मछलियाँ इन गलफड़ों द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन कार्य के लिए करती है। प्रायः पेड़ पौधों में श्वसन हेतु मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें पर्ण रंध्र होते हैं, इन रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, अर्थात श्वसन क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। चलिए आगे देखते हैं, जंतु और वनस्पति में वातावरण। देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, मगर पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज ये चैप्टर हम पूरा समाप्त कर देंगे
और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे क्या फ़ायदा है देखने का, सब भूल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसका मतलब आपके वीडियो देखना सफल हो रहा है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। देखिए अनुकूलन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए हम अनुकूलन को समझते हैं क्या होता है। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन यानी कि थल पे पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि, इन्हें क्या कहते हैं, थलचर। जो थल पे रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं, जैसे मछली, इन्हें क्या कहते हैं, जलचर। कुछ जल एवं थल दोनों में निवास करते हैं, जिन्हें जो जैसे कछुआ, मेंढक आदि, इन्हें क्या कहते हैं, उभयचर। तो जल में रहने वाले जलचर, थल पे रहने वाले थलचर और दोनों जगह पे रहने वाले उभयचर। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं, इन्हें नभचर कहते हैं, जैसे पक्षी, कोया, पक्षियाँ, ठीक है। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि यानी कि थल पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पेड़ पौधे पानी में भी वास करते हैं, जैसे जलकुंभी, कमल, ठीक है, सिंघाड़ा, ये सब जल में वास करते हैं। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है उसका आवास यानी कि वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शरीर बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इससे ही हम अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए अनुकूलन को समझ लिए क्या होता है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, इस समय भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको कमरे में आपको गर्मी लगने लगी, बैठे बैठे गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी लगने लगी, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अगर खिड़की है तो खिड़की खोलेंगे ताकि हवा अंदर आए, नहीं तो आप पंखा चलाएंगे, जिसके घर एसी है वो एसी चलाएगा। बेसिकली हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपने वातावरण जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको अपने शरीर के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि न हमें न ज़्यादा गर्मी लगे न ज़्यादा ठंड लगे, ठीक है। तो यही गुण अनुकूलन कहलाता है कि हम अपने शरीर को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। और जीवधारियों में भी यही होता है, वही जीव जहाँ निवास करते हैं वह उस वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढालते हैं। जीवधारियों में निम्नवत कारणों से अनुकूलन होता है, भोजन की उपलब्धता, दूसरा वातावरण और प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा, इन सभी चीज़ों के कारण अनुकूलन होता है। वो में या पौधों में अनुकूलन के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए मछली जो होती है, अब मछली जो होती है उसका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल होता है। मछली गलफड़ों से सांस लेती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उनके गलफड़े जो होते हैं पानी में ऑक्सीजन जो घुली होती है उसको अलग करने की क्षमता रखते हैं, मगर मनुष्य के अंदर ये क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। अब मछली का शरीर देखिए कैसा होता है, मछली ऐसे ही होती है ना, उतनी बढ़िया तो नहीं बना पा रहा हूँ पर जैसे ही बन रही है ठीक है। अब देखिए मछली का शरीर दोनों तरफ नुकीला होता है, बीच में चौड़ा होता है। अब इसकी जो बनावट है इसे धारा रेखित बनावट कहते हैं, और ये जो बनावट होती है ये पानी में चलने के लिए बहुत मदद करती है मछली को, ठीक है। आपने देखा होगा नाव भी इसी तरह बनाई जाती है, जो नाव होती है वो ऐसे ही बनाई जाती है, धारा रेखित डिजाइन में बनाई जाती है ताकि नाव पानी में आसानी से चल सके। तो मछली का ऐसी संरचना जो होती है वो पानी में रहने के लिए उसे अनुकूलित बनाती है, ठीक है, और वो अपने गलफड़ों से सांस ले सकती है, ठीक है। अब जो पौधे होते हैं, मान लीजिए आपने बहुत से पौधे देखे होंगे जो जल में पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी देखा होगा आपने। तो जलकुंभी का पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी और चौड़ी होती हैं ताकि वो पानी में आराम से तैर सकें, और मोम, उसकी जो सतह होती है पत्ती की वो मोम की तरह होती है, चिकनी होती है ताकि पानी उस पर ठहरे ना, ठीक है। और जो उसकी जो डाली होती है आपने देखा होगा ऐसे होती है, जलकुंभी की डाली इस तरह से होती है। ये जो बीच में जो मोटी बनावट होती है इसमें बहुत सारे ऐसे कोष्ठ बने होते हैं। कभी आप जलकुंभी को ऐसे फाड़ के देखिएगा, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कोष्ठ बने होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, और इतनी हल्की होती है ये, इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैरती है। तो ये सारे गुण इसमें अनुकूलन के कारण ही आते हैं ताकि ये पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो पाए। इसके अंदर हवा भरी होती है और इसको दबाएंगे तो ये स्पंज की तरह थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब इसको रहने के अनुकूल बनाते हैं। और इसकी जड़ी भी आपने देखी होगी, ऐसे जो जड़ी होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, ताकि पानी को अधिक सोखते हैं और पानी में अधिक रह पाते हैं। तो ये इसके अनुकूलन का गुण इसे बनाता है। तो जो भी जीव जिस भी वायुमंडल में रहता है
वह अपने शरीर को उस लायक ढालता है और इसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन का गुण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों का कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण क्या है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से आप देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा इसे। बहुत ठीक रहेगा कि आप इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। अब जानते हैं कि धूप जब होती है तो पानी का वाष्पन होता है, पानी वाष्प बन के उड़ता है, और ऐसा ही पेड़ों की पत्तियों के साथ भी होता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ वातावरण शुष्क होता है, यानी कि सूखा, पानी में नमी, वातावरण में नमी नहीं होती है, सूखा वातावरण होता है। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, बहुत कम। ठीक है, पत्तियों के जगह पे कांटे हो जाते हैं ताकि पानी का वाष्पन ना हो, और जो तने होते हैं वो हरे हो जाते हैं और भोजन बनाने का काम करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसा जल युक्त और लसदार होता है। मतलब ये जल को ग्रहण करके रखता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचना जल की हानि कम करती है और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा भी करती है। तो सीधा सा जवाब है कि पानी के वाष्पन को रोकने के लिए पौधों जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां इसलिए कांटेदार हो जाती हैं। ठीक है, ताकि वाष्पन कम से कम हो। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं में भी यह विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि मरुस्थल के पत्थरों के नीचे छोटे छिद्रों को और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी का हास रोकती है। देखिए, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे जो वातावरण होता है, दिन बहुत गर्म और शाम को टाइम, रात के टाइम बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पे रहने वाले जीव जो दिन में रहते हैं वो रेत के नीचे छिद्र बना के, पत्थरों के नीचे छिद्र बना के अंदर रहते हैं, ताकि नीचे जो वातावरण होता है वो ठंडा रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप ये भी देख लीजिए। देखिए, देखते हैं। ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में संचित रहता है। भोजन न मिलने पर ऊँट इसी कुबड़ में संचित वसा का प्रयोग करता है। ऊँट की जो कुबड़ होता है उसमें चर्बी होती है। ठीक है, और वो चर्बी वसा के रूप में होती है और उस वसा का ही प्रयोग वह करता है जब उसको भोजन नहीं मिलता है। ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अपने आमाशयों में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है। रेगिस्तान में ऊँट सामान पहुंचाने, यातायात के साधन के रूप में बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि ये आमाशय में पानी स्टोर कर लेता है। जब भी इसको पानी जहाँ मिलता है या अधिक से अधिक पानी पी के उसको स्टोर रखता है अपने आमाशय में। ऊँट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं। इसके पैर के ये लक्षण उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि में मीलों चलने और दौड़ने की सहायता करते हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट के पैर आपने देखे होंगे बहुत चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो रेत में जल्दी धंसते नहीं हैं और इसको रेत में चलने में सहायता करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें ये तो पढ़ लिया कि अनुकूलन क्या होता है, मगर ये भी देख लेते हैं कि अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, देखिए, यह अनुकूलन कैसे होता है। जीव एकदम यह निर्णय नहीं ले पाते कि वह अपने शरीर या जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सकें। ठीक है, एकदम तुरंत परिवर्तन नहीं आते हैं। किसी स्पीशीज की बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होगा जो दूसरे से कुछ भिन्न होगा। किसी भी प्रजाति में अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज प्रजातियां होती हैं, जैसे कुत्ते की बहुत सारी प्रजाति होती हैं। ठीक है, सांप की बहुत सारी प्रजाति होती हैं। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण की परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। कुछ कीटों के उदाहरण लें। जब कोई कीटनाशक जैसे DDT डाला जाता है तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। ठीक है, कीटों की उस बड़ी जनसंख्या में कुछ ऐसे कीट भी होंगे जिन पर DDT का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये कीट वृद्धि करते हैं और इनसे प्रजनन होता है। यदि हम इस प्रकार के प्रतिरोधक कीट प्रजनन करें तो शीघ्र ही उस क्षेत्र में प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस नई संतति पर
DDT जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम वातावरण से अनुकूलित होना कहते हैं। बहुत से कीट जन्म से ही वातावरण के ताप से अनुकूलित होते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में यह प्रकार अनुकूलन नहीं पाया जाता है। यदि कड़ी ठंड में कपड़े पहनाकर या ढककर इसका बचाव न किया जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएंगे। कीट समुद्र में नहीं होते हैं, इनका शरीर लवणीय जल नहीं सहन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मनुष्य होता है उसमें अनुकूलन के गुण नहीं पाया जाता है। ज़्यादा ठंड लगने पे वह क्या करता है, कपड़े पहनता है ज़्यादा, या गर्मी लगने पे कपड़े जो अधिक होते हैं उसमें उतारता है, पंखा चलाता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा, जंतुओं पौधों में समानता, अंतर देखे और अनुकूलन का गुण देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।